सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार भाई सचिन, सोमवीर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सारे भाइयों को दिल से नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पहले जुल्फे सवार लेता हूँ, फिर जिंदगी सवारने का काम करेंगे। आज मैं लग कैसा रहा हूँ वैसे ही बताइए भाई? स्मार्ट लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ? आज हम थोड़ा चिक्कू बन गए हैं जानबूझ के। ला 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 ला। हम्म। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी के साथ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की दास्तान को आगे बढ़ाते हैं। सभी भाइयों को नमस्कार। लो जी, यूपी से प्यार भेजा है हमारे एक नन्हे शैतान ने। नमस्कार आरती, सुमन, विवेक, नंदिनी, हेलो हेलो, राहुल, सोनम, सनी, प्रवीण, नितिन, नमस्कार भाई नमस्कार। अरे प्रभु, रिवीजन करते हो साथ साथ या नहीं करते हो? बताओ भाई। पिछली क्लास में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पर हम लोगों ने बहुत सारी बातों को समझने की कोशिश की, पढ़ा भी, मजा भी आया। आज मैं सोच रहा हूँ आप सभी के साथ मिलकर कुछ अगली बातों को लेकर चल लेते हैं और मैं आप लोगों के साथ मिलकर सुपरलेटिव डिग्री के बारे में कुछ बातें बता दूं। इजाजत है? राजस्थान से भाई नमस्कार। चलिए भाई, हरियाणा से प्यार आया भाई, आपको भी बहुत सारा लाड प्यार मेरे छोटे भाई। नमस्कार नमस्कार नमस्कारम। तो आज हम आप सभी के साथ मिलकर सुपरलेटिव डिग्री के बारे में चंद बातें समझेंगे, फिर कुछ और प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स जो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम समझेंगे। देखिए बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री की अगर हम बात करते हैं, है जी, चलिए भाई शुरू करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए। ठीक है भाई, गड्डी स्टार्ट करें। असि जिथे चावांगे गड्डी मोड़ांगे है। पहले सुपरलेटिव डिग्री से पहले एक काम करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट समझाता हूं जो कंपैरेटिव डिग्री से ही है। इसे हम कहते हैं ग्रेजुअल इंक्रीज। इसे हम कहते हैं ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्रीज। एक नया कॉन्सेप्ट कंपैरेटिव डिग्री से ही है ये संबंधित। ग्रेजुअल का मतलब होता है लगातार। ग्रेजुअल का मतलब होता है लगातार। ठीक है जी, ग्रेजुअल का मतलब होता है लगातार। अब इंक्रीज का मतलब क्या होता है भाई? सर आप इतना मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? जब आपको सुमन कुमार की पता चलता है ना कि आपके पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है, तब मोटिवेशन खुद आ जाता है। अगर आपके जीवन में आपको सुधार करना है और आपके माप दादा ने भाई बहुत करोड़ों रुपए का पैसा आपके लिए रखा है, तो पढ़ाई नहीं करोगे। ठीक है, और जब आपको ये पता है कि भाई हम गरीब, हमारे घर परिवार गरीब और हमारे पास अपनी इस गरीबी से दूर होने का एक ही तरीका है, वो पढ़ाई है। समझ रहे? ठीक है, और अगर दिमाग में ये है कि भाई पढ़ाई ही है केवल जो मेरी जिंदगी को संवार सकता है, ये जो टीचर मेरी क्लास में मुझे पढ़ाने आया है सिर्फ यही मुझे सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है, तब आप मोटिवेटेड अपने आप रहना शुरू हो जाओगे। ठीक है, ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रेजुअल डिक्रीज का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो या तो लगातार बढ़ती चली जाए, बढ़े, या लगातार घटे। अब जब कोई चीज लगातार बढ़ती है या घटती है तो इसको बताने का तरीका क्या हो सकता है? ध्यान दीजिए, जैसे अगर मैं आपके सामने कहता हूं द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्ड, क्या ये कहना सही होगा अपने आप में? मैं अगर आपके सामने कुछ सवाल कहता हूं द अंबानीज आर ग्रोइंग रिच एंड रिच डे बाय डे, बताइए जरा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आपकी क्लास में एक लड़का है ओमकार नाम का, कहता है सर आप बहुत हाई लेवल का पढ़ाते हो, थोड़ा सा लो लेवल का पढ़ा लो। बिल्कुल आपने जो कहा वो मान लेंगे बेटा, पेपर वाला नहीं बख्शता है। ठीक है ना, पेपर वाला नहीं बख्शता है। कभी जाके कट ऑफ देखना, कितनी कट ऑफ जाती है ऊंची ऊंची। उस दिन आपको पता चलता है कि लो लेवल पढ़ने वाला ना जिंदगी में 3-3 4-4 साल लगा देते हैं सिलेक्शन के लिए। और हमारी क्लास में बेटा जो एक बार ध्यान से पढ़ लेता है ना, वो 5 से 6 महीने में बेड़ा पार करता है। ठीक है, ओमकार भाई कह रहे हैं सर आप थोड़ा हाई लेवल से पढ़ाते हैं, थोड़ा लो लेवल का से पढ़ाइए। ठीक है भाई, बेटा लेवल की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है दोस्त, कोई बात नहीं, तो आपको ना इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब मेरे बच्चों कहानी को समझने की कोशिश करना। जब भी हम किसी चीज के लगातार इंक्रीज या डिक्रीज को बताने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लिखे हुए वाक्य में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? गेट, ग्रो, इंक्रीज, ये हमें वर्ब देखने को मिलती है। डिक्रीज, मैंने तो ये सुना था, मैंने तो मेरे बेटा ओमकार ये सुना था कि बच्चे पढ़ने वाले ये चाहते हैं कि सर हमें बहुत अच्छे लेवल का पढ़ाइए ताकि हमारा सिलेक्शन हो। मैंने पहला ऐसा अपने जीवन में एक बच्चा देखा जो ये कहता थोड़ा लो लेवल का पढ़ाइए, है ना। मैंने पहली बार ऐसा जीवन में बच्चा देखा है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा बेटा। तो ऐसे लिखे हुए वाक्य में हम हमेशा इनके साथ कंपैरेटिव डिग्री, अगर एंड के साथ भी हम इसको जोड़ते हैं तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री के परिवार में ही जुड़ती है। समझे? ठीक है, ओके, समझ भाई। आज बेटा अब इस दोनों सवालों में आराम से आप अपना आंसर बना सकते हैं। ठीक है जी, है ना। तो यहाँ लिखा है सर जो मौसम है धीरे धीरे क्या है, होता जा रहा है, बढ़ रहा है, ठंडा ही होता जा रहा है, तो कोल्डर एंड कोल्डर आप कह देंगे। ठीक है ना। अंबानी जो है वो अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? सर कंपैरेटिव डिग्री रिचर, और यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री रिचर, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में? तो एक सामान्य सा सवाल है भाई। ठीक है जी, है ना। तो ये बिल्कुल सामान्य सा सवाल है बेटा। आइए बच्चों, अब थोड़ी सी सुपरलेटिव डिग्री परिवार से मुलाकात करते हैं। वो कुछ दिन पहले एक रील देखी थी, 35 लाख की भीड़ में डर जाएंगे या घर जाएंगे, कुछ ऐसा कुछ चल रहा था बहुत पहले। तो आप डरे हुए हैं ओंकार भाई, डरना नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, डरना नहीं है दोस्त, मैं आपके साथ हूं। एक ही क्लास को 2-2 3-3 बार देखो, अच्छे से रिवाइज करो, उसके बाद आपके दिमाग में मतलब कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? याद है भाई आप लोगों को? याद है आप लोगों को भाई? हमारे सामने एक कालू राम खड़े थे, कुछ याद आया? उसके ठीक साथ हमारे सामने लालू राम आके खड़े हो गए भाई, कुछ याद आ रहा है भाई? हमारे सामने लालू राम आ गए थे, है ना भाई साहब। इन्हीं के साथ नीलू राम आ गए थे, है ना भाई साहब। अकेले की अगर हम बात करें, अकेले की बात करें पॉजिटिव डिग्री, दो के बीच तुलना करें कंपैरेटिव डिग्री, दो से ज्यादा के बीच तुलना करें सुपरलेटिव डिग्री। कुछ याद है मेरे दोस्तों? कुछ याद है दोस्तों? हमें बहुत अच्छे से याद है सर, आपने बड़े प्यार से समझाई है सारी चीजें। तो दोस्तों जब सुपरलेटिव डिग्री की हम बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री दो से ज्यादा के बीच होती है। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए शब्द के अंत में ईएसटी, किसी भी मतलब एडजेक्टिव के अंत में आईईएसटी, या फिर हम एडजेक्टिव से पहले मोस्ट या फिर नेगेटिव बनाने के लिए हम लीस्ट का प्रयोग करते हैं। याद है भाई सभी बच्चों को? याद है सभी बच्चों को अच्छे से?
अरे हाँ ना, ठीक है। चल मेरे बेटा एक काम करता हूँ, कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। एम्प्लॉइज लिखा है बेटा आखिर में मैंने आपके लिए। मैं जो सेंटेंसेस आप सभी के सामने लिख रहा हूँ, सेंटेंसेस को थोड़ा सा ध्यान से देखने समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ओके, बड़े ध्यान से समझने पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। चार सेंटेंसेस आप सभी के सामने लिखे हैं। अब अगर हम इन सभी की बात कर रहे हैं तो इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस में अब ध्यान से देखना, कीर्ति हमारी क्लास में सबसे ज्यादा ऊंची हाइट वाली टॉलेस्ट लड़की है। तो सर जब टॉलेस्ट हमारी लड़कियों में से, यानी कि हमारी क्लास में ये बहुत सारी लड़कियां हैं, अब इन सभी की सभी लड़कियों में कीर्ति नाम की जो लड़की है उसकी हाइट सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या समझ में आया? अरे वो इकलौती ही तो सबसे ज्यादा हाइट वाली होगी, तो स्पेसिफिक हो गई है ये लड़की, और स्पेसिफिक होने की वजह से हम इसके साथ लगा देंगे। बात को समझ आए भाई? अब इसी बात को हमें समझना है कैसे कि अगर हम किसी भी सुपरलेटिव डिग्री का नाउन के लिए प्रयोग करते हैं तो नाउन की वजह से यह सुपरलेटिव डिग्री स्पेसिफिक बनती है, इसीलिए हमें इसके साथ आर्टिकल द लगाना पड़ता है। संजय वॉज एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, सभी के सभी एम्प्लॉइज में से अगर मैं संजय को चुन रहा हूं तो सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन वाला कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। सभी की बात सुपरलेटिव डिग्री लाने के लिए हमें क्या लिखना होगा? द, और उसके बाद लिखना पड़ेगा मोस्ट। खत्म। अगला सवाल, श्रद्धा कपूर इज द माई बेस्ट फ्रेंड। जलने का वक्त आप लोगों के लिए आ गया है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब जलने का वक्त आ गया है, श्रद्धा कपूर मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो तुम जलो बे। अब आप कहोगे सर जी चीटिंग कर रहे हो, नाउन के ठीक पहले अगर किसी भी तरह का कोई भी पॉजेसिव केस यूज कर रहे हो, पॉजेसिव केस दो तरह से यूज हो सकता है दोस्तों, या तो नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाकर, या फिर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ जैसे माई, आर, योर एटसेट्रा, इनमें से कोई भी शब्द प्रयोग करते हैं, तब हमें इनके साथ आर्टिकल द लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता ही नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि ये उसकी वजह से पहले से ही स्पेसिफिक हो गए हैं। ठीक है भाई, हाँ के ना, पहले ही स्पेसिफिक हो गए हैं। तो आप इन तीन दोनों सवालों को ठीक कर पाएंगे भाई आराम से। क्या कहेंगे? श्रद्धा कपूर अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये नाउन है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये इसके लिए क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो मेरी स्पेसिफिक हो गई, तो इसी की वजह से हमें द लगाने की आवश्यकता नहीं है। सर इस लिखे हुए सवाल में अगर मैं कहूं व्हाट इज मारुति, आप कहेंगे ब्रांड, नाउन है, से पहले ये एडजेक्टिव है, मोस्ट लगाने की वजह से ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई है, इंडिया के साथ अपोस्ट्रोफी लगाने की वजह से ये इंडिया की स्पेसिफिक है, तो यहां द लगाने की जरूरत नहीं है। क्या यहां तक की बात आपको समझ आ गई बेटा? हाँ कि ना? क्या यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई बेटा? ठीक है। अच्छा ये बात आप देखो ध्यान से देखने की कोशिश करना बेटा, कभी कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं और इसका नाम अपने आप में कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। इसका नाम अपने आप में कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक इसी तरीके से कभी कभी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी जोड़कर भी हम इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, इसका नाम हम कहते हैं क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके नाम को हम कहते हैं क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलो उदाहरण के लिए समझाता हूं, जैसे मैंने कहा आई सॉ अ फ्लाइंग काइट, तो सर इसकी हिंदी क्या होगी? मैंने देखा किसको? काइट को। काइट कैसी थी? फ्लाइंग, उड़ती हुई। ये हमारे सामने एडजेक्टिव है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। अरे हाँ ना। अब अगर मैं इसी की जगह लिख देता हूं आई सॉ अ डेड बॉडी, अगर मैं कहता हूं आई सॉ अ डेड बॉडी, आई सॉ व्हाट, आप कहेंगे नाउन है बॉडी, नाउन से पहले ये क्या है? डाई की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये यहां पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। ठीक है, तो कभी कभी सेंटेंस के अंदर हम इस तरह के एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है भाई, ओके जी। तो ये सुपरलेटिव डिग्री की खूबसूरत सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है भाई, ये एडजेक्टिव की कुछ प्यारी खूबसूरत बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, एक बच्चे ने कहा कि सर लीस्ट के साथ नोट का यूज कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं बेटा। देखो मैनी, मच, कंपैरेटिव इसकी होती है मोर, सुपरलेटिव होती है मोस्ट। ठीक है, इसी तरीके से लिटिल का कंपैरेटिव होता है लेस, इसी का सुपरलेटिव होता है लीस्ट। फ्यू की अगर हम बात करते हैं तो फ्यू का कंपैरेटिव होता है फीवर और इसी का होता है क्या? सुपरलेटिव फीवेस्ट। करेक्ट है भाई? जैन साहब आगे बताएंगे जब टॉपिक आएगा, अभी क्यों परेशान हो रहे भाई? ठीक है, ओके। और ये इरेगुलर कंपैरेटिव्स होते हैं बेसिकली, जैसे मैं अगर गुड के साथ कहूं गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, बेड और इल जब दोनों का एक ही अर्थ होता है तो ये बनते हैं वर्स, वर्स्ट। ठीक है जी, ओके भाई फाइन। तो ये कुछ हमारे कंपैरेटिव्स होते हैं, सुपरलेटिव्स होते हैं, ध्यान रखना। अब आओ भाई थोड़ा सा परिवार के सदस्यों से आगे मिलते हैं, खूबसूरत सवालों की तरफ लेके चलते हैं। मैंने आपके सामने कहा शी वोर द रेडेस्ट शर्ट। ठीक है, सवाल जो लिखे हैं ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अनीता हैज द राउंडेस्ट फेस इन माई फैमिली। द मोस्ट कंप्लीट बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर इज द इंग्लिश एक्यूमेन। ठीक है, इंग्लिश एक्यूमेन दिखाऊं आपको? अच्छा लगेगा आप लोगों को इंग्लिश एक्यूमेन देख के। दिस इज द बुक रिटन बाय योयो गोपाल वर्मा। आई लव दिस मैन, रियली आई लव दिस मैन। बेटा इन तीनों सवालों को ध्यान से पढ़कर देखो, फिर मुझे कुछ आपके साथ समझना है, समझाना है।
तो आप एक छोटी सी कहानी को समझिएगा। जैसे मान लीजिए किसी इंसान के पास एक लाल रंग की शर्ट है, मान लीजिए किसी इंसान के पास लाल रंग की शर्ट है, ठीक है जी। अब दोस्तों इस लाल रंग की शर्ट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, अगर इस लाल रंग की शर्ट के बारे में मैं अगर आप लोगों के साथ, जो तेरे संग काटी बातें, अब ये लाल रंग की शर्ट है, ध्यान से देखने की कोशिश करना भाई। अब इस लाल रंग की शर्ट को अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो ये अपने आप में क्या है, रेड। रेड का मतलब हो गया लाल, ठीक है। अब इस लाल को अगर मैं सुपरलेटिव डिग्री में लेकर जाता हूं, अगर मैं आपके सामने कहता हूं रेडेस्ट, तो क्या इसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ा? क्या इसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ा? बताइए। आपको सर इसकी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये लाल तो लाल ही है। क्या ऐसा तो नहीं कि मैं इसको लाल लाल कह दूं? आपको नहीं सर, ये तो नॉनसेंस हो गया, हमारे सामने कोई भी इसकी मतलब सेंस नहीं बनी। अरे हाँ ना, एक और चीज को समझते हैं बच्चे, एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। सर ये मैंने आप सभी के सामने एक आकृति बनाई, ध्यान से देखिएगा। आप कहोगे सर ये अपने आप में क्या है, गोल है, इसी को अंग्रेजी में आप राउंड कहेंगे, है ना भाई। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात ध्यान से सोच के बताना कि क्या इस गोल आकृति को मैं सुपरलेटिव बनाकर इसकी सेहत पे कोई फर्क डाल सकता हूं? क्या इसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ रहा है? बताओ। आपको सर इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, गोल तो गोल ही है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ आ रहा है? इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है सर इनके अंदर कंपैरिजन की गुण ही नहीं है। इनके अंदर कंपैरिजन का कोई गुण ही नहीं है। जब इनके अंदर कंपैरिजन का कोई गुण नहीं है तो इनको सुपरलेटिव डिग्री में ले जाने से कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा। समझ लें? तो कहानी कैसे सोल्व होगी बेटा? उसने एक लाल शर्ट पहनी है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन सामने हुआ कि पहले हम इसको पॉजिटिव डिग्री में लाएंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से ए लगा दिया। शी वोर अ रेड शर्ट, बात खत्म। अनीता हैज द राउंडेस्ट फेस इन माय फैमिली, अनीता का सबसे गोल चेहरा है। नॉनसेंस हो गया भाई साहब, फेस अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है जी। यहां पर राउंडेस्ट को हटाकर हमें कहना होगा शी हैज अ राउंड फेस, ठीक है ना जी, है ना, ठीक है जी। आगे सवाल लिखा है द मोस्ट कंप्लीट बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर इज द इंग्लिश एक्यूमेन। सर बुक कैसी है, कंप्लीट है, मोस्ट क्यों लगाया सर? कंप्लीट तो है ही अपने आप में पूरा, और जो चीज है ही अपने आप में पूरा तो उसमें कंपैरिजन की कोई गुंजाइश नहीं होती भाई। समझ रहे भाई? समझ रहे भाई? हाँ ना। तो इसका मतलब हमें ये समझ आता है कि अगर इस एडजेक्टिव परिवार को, अगर हम इस एडजेक्टिव परिवार को दो कैटेगरी में बांट दें, एक तो जहां तुलना हो सकती है, दो कैटेगरी में अगर हम इसको बांट दें, एक तो जहां पर तुलना हो सकती है और एक जहां तुलना नहीं हो सकती। तो जहां तुलना हो सकती है उसे हम लोग कहते हैं क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना जी, जिसे हम कहते हैं क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो गुण की जानकारी हमें दे। और जो गुण की हमें जानकारी देता है उस एडजेक्टिव को हम लोग कहते हैं क्या, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। क्वालिफाइंग एडजेक्टिव नहीं तो इन्हीं को हम ग्रेडेबल एडजेक्टिव भी कह देते हैं। ग्रेडेबल एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ भाई? ग्रेडेबल एडजेक्टिव का मतलब हमें समझ में आता है कि आप इन्हें पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री पर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये गुण ऐसा है, क्वालिटी ऐसी है कि इसकी तुलना की जा सकती है। अगर मैं उदाहरण के लिए आपको कहूं कि कोई इंसान हमारे सामने टॉल है, तुलना दो के बीच कर दोगे टॉलर हो जाएगा, है ना भाई, ठीक है भाई। और भाई अगर दो से ज्यादा के बीच तुलना कर सकते हैं हाइट को लेकर तो टॉलेस्ट हो गया। ये सब क्या है, हमारे क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स, क्वालिटी बताने का काम करते हैं, ठीक है। फिर भाई इसी के पैरेलल आता है हमारे सामने दूसरा शब्द, दूसरा शब्द कौन सा हो गया, इसे हम कहते हैं क्लासिफाइंग एडजेक्टिव। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव। अब क्लासिफाइंग एडजेक्टिव क्या होते हैं? क्लासिफाइंग एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी की कैटेगरी बना देते हैं, कैटेगरी बताते हैं, वर्ग बताते हैं। और वर्ग बताने का मतलब क्या हुआ, ये तुलना से परे होते हैं, इसमें कोई तुलना का गुण नहीं होता, इसमें कोई भी तुलना का गुण नहीं होता। जब तुलना से ये परे हो जाते हैं इनमें कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, इसलिए इनको हम नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव भी कहते हैं। जब आप इसमें तुलना नहीं करते हैं, जब आप इसमें तुलना नहीं करते हैं तो ये जो डिग्रीज है हमारे सामने पॉजिटिव डिग्री में तो यूज होती है, इनका कंपैरेटिव, इनका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है, क्योंकि ये अपने आप में ही एक कैटेगरी है, ठीक है जी। परवीन ने पूछा है कि सर क्या यहाँ पर कंप्लीट इस लिखी हुई बुक के साथ द आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक है कौन सी, इंग्लिश ग्रामर पर। कौन सी है बुक? द इंग्लिश एक्यूमेन। मैं इस किताब को स्पेसिफिक बता रहा हूं इसलिए इसके साथ द आएगा। बाकी आर्टिकल पढ़ने का सब्र करोगे तो सब बता देंगे भाई, वरना कुछ कह नहीं पाऊंगा बेटा आपको। अब ऐसे हमारे क्लासिफाइंग बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं भाई, थोड़े से मेरे साथ आप लिख के याद कर लो, आपको अच्छा लगेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा लिख लो, मेजर, माइनर, सिंगल, डबल, ट्रिपल, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, पैरेलल, कंप्लीट, यूनिक, परफेक्ट, आइडियल, यूनिवर्सल, टोटल, इनफ। इन शब्दों को एक बार आप लिख लीजिए, जब आप लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा लिखने की कोशिश कीजिएगा। सेम, सिमिलर, आइडेंटिकल, ब्लैक, कोई भी रंग का नाम लिख लो, रेड, ग्रीन, कोई भी रंग का नाम लिख लो, ठीक है। अलाइक, अवेक, asleep, alone, वन, टू, थ्री, संख्या का नाम लिख लो, ठीक है जी। ये वो शब्द हैं जिनका सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में ही हम यूज करते हैं, इनका मेरे भाइयों कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनता है, ठीक है जी। इनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनता है, ठीक है भाई। ये आपको पढ़ने हैं भाई, ठीक है ना। अगर पेपर में ये शब्द कंपैरेटिव सुपरलेटिव में देखने को मिल जाए तो तुरंत इनको मुक्का मार दीजिएगा और कहना कि इनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बन सकता, क्योंकि ये किसी की कैटेगरी बताते हैं, ठीक है ना, है ना। ओके भाई। बताओ इन सेंटेंसेस में क्या गड़बड़ ठीक करेंगे?
तो आपको सर सेंटेंसेस में क्या ही दिक्कत है? मिस्टर दास अपने आप में मेजर है तो मेजर कहकर मोस्ट नहीं लगाएंगे, अगर यहां पर सबसे ज्यादा मेजर है तो द लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शिखर इज द चीफेस्ट इंजीनियर हियर। सर चीफेस्ट, चीफ जो है ये अपने आप में मुख्य है, तो चीफेस्ट लगाने की क्या जरूरत है? ठीक है ना, द लगाओ, ए लगाओ, वो चॉइस आपकी है। ठीक है जी, ओके भाई। ये पेपर में कभी कभी सवाल फंसते हैं भाई। अब आइए थोड़ा सा अब आप लोगों को पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री की कुछ मिक्स्ड कंफ्यूजन से मिलाता हूं बेटा। पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव परिवार की कुछ खूबसूरत कंफ्यूजन से आप लोगों को मिलाता हूं भाई। बहुत स्वीट सी कंफ्यूजन आप लोगों के सामने है, ध्यान से पढ़िएगा, मजा आएगा भाई। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, करना कुछ नहीं अभी, मैं क्वेश्चंस आपको बनाना सिखाऊंगा। ठीक है जी। देखिए भाई ध्यान से पहले सेंटेंसेस को पढ़ लीजिए प्लीज। आओ भाई, अब देखो बेटा, इन सारे सवालों में थोड़ा सा ना कॉन्सेप्चुअली मैं आप लोगों को उठाता हूं, कहानी को समझना, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना। सवाल मेरे सामने लिखा है, राहुल इज स्ट्रोंगर देन आकाश। भाई मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा है, राहुल इज स्ट्रोंगर देन आकाश। अब इस लिखे हुए सवाल में अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें समझने की, इस लिखे हुए सवाल को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें एक छोटी सी बात ये समझ में आती है, राहुल यहां पर है, आकाश यहां पर है। ठीक है जी। राहुल सेंटेंस का सब्जेक्टिव केस है, ये हमारे सामने एक लिंकिंग वर्ब है, ये हमारे सामने कंपैरेटिव डिग्री है, आगे ये हमारे सामने एक कंजंक्शन है और ये हमारे सामने सब्जेक्टिव केस है। राहुल का तुलना की जा रही है आकाश के साथ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब अगर इसी लिखे हुए सवाल को मैं चित्र से बताने की कोशिश करूं तो चित्र से मुझे ये समझ में आया, ये आपके सामने आकाश है भाई, सॉरी राहुल है भाई, और ये आपके सामने भाई आकाश है। कौन ज्यादा ताकतवर है? आप कहोगे सर राहुल ज्यादा ताकतवर है ना। इस चिन्ह को देखकर याद है भाई, बचपन में पढ़ा था हमने इसको, ग्रेटर देन कहकर। आज समझ आ रहा है कि सर ग्रेट के साथ ईआर जोड़कर ये कंपैरेटिव डिग्री बन रहा है और देन अपने आप में कंजंक्शन है। हाँ जी साहब, कुछ याद आ रही है? बातें बातें पुरानी है, बातें पुरानी है, दिल को छू जाए तो याद आ जाएगी भाई। अब ये तो गुरुजी आपकी चित्रकारी से हमें खेला समझ आ गया। अब अगर गुरुजी ऐसा हो जाए, ये तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, अब अगर मेरे प्यारे से गुरुदेव अगर ऐसा हो जाए कि जितना राहुल खाता है, जितनी राहुल मेहनत करता है, उतना ही खाना अगर आकाश को भी मिल जाए, उतनी ही मेहनत अगर आकाश भी कर ले, तो आप क्या कहोगे? राहुल और आकाश दोनों एक जैसे हो जाएंगे, है ना भाई, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या कहेंगे? सर ये दोनों तो बराबर हो गए, अब इन दोनों के बराबर होने को आप कैसे बताने का काम करेंगे? इन दोनों के बराबर होने को आप बताने का ऐसे काम करेंगे कि हमारे सामने लिखे हुए जो भी सेंटेंस नजर आए, इन दोनों के बीच एक ही क्वालिटी दोनों में बराबर है, तो एक ही क्वालिटी को बताने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। और दोनों में अगर ये क्वालिटी बराबर है तो कैसे बताएंगे? जितना ये उतना ही ये, दोनों के बीच में एज चिपका देंगे, है ना। बात समझ में आ गई बेटा? आर्यन मिश्रा पूछा सर एडजेक्टिव में कंजंक्शन कैसे आया? बेटा क्यों रिवीजन करोगे आप, क्यों अपनी रिवीजन करके आओगे, है ना भाई। बिल्कुल रिवीजन नहीं करना है भाई, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए पर रिवीजन नहीं करना है, ठीक है बेटा। चलो भाई, एक ही क्वालिटी अगर दो इंसानों में हो जाए तो दोनों के बीच हम पॉजिटिव डिग्री लगाकर चलते हैं और इन दोनों को हम एज के साथ जोड़ा बनाकर चलते हैं या फिर सो एज के बीच जोड़ा बनाकर चलते हैं। अब आपके दिल में सवाल आएगा सर इन दोनों में क्या फर्क है, ये भी हमको बता दो भाई। फर्क ये है, एज के साथ जो जोड़ा हम बनाते हैं ये हमारे सामने या तो पॉजिटिव सेंटेंस में ले लो चाहे नेगेटिव सेंटेंस में ले लो, कोई से में भी चला लो, लेकिन सो एज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में ही चलता है, इसका पॉजिटिव सेंटेंस से लेना देना नहीं है, समझ रहे हैं। एज ये दोनों तरफ एज आए, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में चलेगा बिंदास, लेकिन सो एज सिर्फ नेगेटिव के साथ ही चलेगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये दो प्यारी प्यारी बातें हमें समझनी है भाई, ठीक है भाई। तो एक ही क्वालिटी अगर दो लोगों में एक समान हो जाए, एक ही क्वालिटी अगर दो लोगों में एक समान हो जाए तो हम उसको कैसे बताने का काम करते हैं? एज के साथ, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो, सो एज चाहे दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें नेगेटिव सेंटेंस ही चाहिए। अब मेरे बच्चों हमें ये छोटी सी बात जो यहां पर समझाई गई है ना भाई, इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका दे रहा हूं भाई, ठीक है। अब अगर इसी जो चित्र से मैंने यहां आपको समझाया, अगर इसको सेंटेंस से बताने का हम काम करें तो कैसे होगा? आप कहेंगे राहुल इज एज, ठीक है जी, और यहां जो हमारे सामने लिखा है इसको पॉजिटिव डिग्री क्या कहेंगे? राहुल इज एज स्ट्रॉन्ग एज, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे? आकाश। अब ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, यहां इस वर्ब का सब्जेक्टिव केस ये है, तो यहां जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं ये भी हमारा सब्जेक्टिव केस ही होगा, करेक्ट है भाई, ठीक है भाई। यहां तक की कुछ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही भाई? हम तो सोच रहे कि बात तो समझ आ रही है भैया, है ना, ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही भैया, है कि नहीं? अब अगर मैं आपके सामने ये कहता हूं कीर्ति इज सो नाइस एज रमन इज, ठीक है, मैं अगर आपके सामने कहूं नेहा इज इक्वली एज क्यूट देन
प्रिया इज, इन दोनों सेंटेंसेस में कोई करेक्शन करके दिखा सकते हैं? दो तरह के बच्चे होते हैं हमारी क्लास में। एक वो बच्चा होता है जो कभी रिवीजन करके नहीं आता, एक वो बच्चा होता है जो कभी रिवीजन करके नहीं आता, जिसने लाइव क्लासेस में कभी ध्यान नहीं देना। उसके जीवन का पहला आनंद होता है क्लास में सिर्फ कमेंट करते रहना, शिकायतें करते रहना, ये वो बच्चा है। दूसरा बच्चा वो होता है जो अपनी पिछली क्लासेस को रेगुलरली रिवाइज करता है, हर एक पिछली क्लास को ध्यान से रिवाइज करता है, वो क्लास में फिजूल कमेंट नहीं करता। समझ रहे? ठीक है जी। तो जो बच्चा इस तरीके से लगा रहता है भाई, वो बच्चा कई साल में सिलेक्शन लेता है। अब आपकी चॉइस है। ठीक है जी, ओके, सेट करें भाई। ओके, ठीक है भाई। अब इन दोनों सेंटेंसेस को ठीक करते हैं भाई। कीर्ति इज सो नाइस एज रमन इज, जितनी कीर्ति नाइस उतना ही रमन नाइस, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्टिव केस होने की वजह से यहाँ वर्ब आ सकती है। सर सेंटेंस पॉजिटिव है तो इस सो को हटाकर यहाँ एज लगाना है, खत्म होगी बात गुरुजी, है ना। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। नेहा इज इक्वली एज क्यूट देन प्रिया इज, गड़बड़ होगी सर। सर एज के साथ ये लिखी पॉजिटिव डिग्री, हमें यहाँ पर क्या लेकर आना होगा? एज। ठीक है जी, करेक्ट हो गया भाई। अब यहाँ पर एक बात बताओ, जब यहाँ इस एज की वजह से ये दोनों बराबर हो ही गए थे तो इक्वली लिखना भी तो सुपरफ्लुअस हो गया गुरुजी। यहाँ इक्वली लिखना भी तो अपने आप में सुपरफ्लुअस हो गया भाई। वर्षा चौधरी इतना कर लो वो काफी है बढ़िया। वीओडी से सारा कर लिया है, क्यूएन भी खरीद लिया, तो अब अपनी प्रैक्टिस पर लगे रहो, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना मेरे बच्चे आपको। ठीक है, करेक्ट है। तो अब यहाँ हमें क्या चीज समझ में आई बेटा? इन दो क्वेश्चंस ने हमें क्या समझा दिया? इन दो ही क्वेश्चंस ने हमें ये समझा दिया, कभी कभी हमें इस लिखे हुए एज की जगह पेपर ऑफ लिख कर दे दे, इसकी जगह देन लिख कर दे दे, टू लिख कर दे दे, तो ये सब के सब शैतान है, इनकी हमें जरूरत नहीं है। समझ रहे? क्योंकि एज के साथ सो के साथ ऑफ देन या टू का कोई भी पेयर नहीं बनता। अब दूसरी बात हमें ये समझ में आई कि कभी कभी एग्जामिनेशन जानबूझकर इन लिखे हुए शब्दों से पहले हमें इक्वली लिख कर दे दे या फिर हमें बोथ लिख कर दे दे, तो आप कहेंगे सर जी फिर हमें इनकी भी जरूरत नहीं है, ये भी अपने में क्या है सर जी? सुपरफ्लुअस है। कुछ बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है भाई, सेट हो गया मामला। तो ये छोटे छोटे नियम से हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं बेटा। अगर अच्छे से समझ आ गए हैं तो फिर आज दोस्तों थोड़ी दौड़ लगाते हैं क्वेश्चंस पर। अब ये 6 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं 1 से लेकर 5 तक पहले आप निपटाएंगे। चलो वर्षा जी फटाफट आंसर्स बना के दिखाओ। फिर काजू कतली मंगवा रहा हूं आपके लिए, आपने सिलेबस कंप्लीट किया है तो काजू कतली तो बनती है ना आपकी। आइए भाई, एक्यूमेन को पढ़ने का सही तरीका क्या है बता दीजिए। यार तुम कैसी बात करते हो भाई? पढ़े लिखे बच्चे हो बेटा, आपने क्लास के अंदर जितने टॉपिक पढ़े हैं एक्यूमेन से उन्हीं टॉपिक की प्रैक्टिस करते चले जाओ। आपने क्लास में एडजेक्टिव पढ़ लिया पूरा, जैसे मान लो प्रोनाउन पढ़ लिया तो प्रोनाउन टॉपिक की प्रैक्टिस कर लो। बता इसमें कौन सा तरीका होता है बेटा? इतना भी आप ऐसा नहीं ना कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करें, जो जो टॉपिक आपने पढ़ लिया वो टॉपिक आप उससे कर लो। ठीक है ना, वोकैब सेक्शन दिया हुआ है एक्यूमेन में, वोकैब के सारे क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दो बस। डेली शॉर्ट्स आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है तो उठा के फिर कॉम्प्रिहेंशन लगाना शुरू कर दो बाबू। इसमें कौन सा तरीका होता है? यूट्यूब की क्लास नहीं ना मेरे बच्चे, ये यूट्यूबर करते हैं ये चीज। मैं तुम्हें बताऊंगा मेरी किताब को पढ़ने का सही तरीका। आपको सबसे पहले आंखों को दूध से धोना है, आपको सबसे पहले आंखों को दूध से धोना है, फिर आपको 1 किलो शहद इस नाक से डालकर इस नाक से निकालना है। ये यूट्यूबर की काम होते हैं बेटा। आप जिस क्लास में पढ़ो, जिस लेवल पे हो, तो आपको कम समझ है तो समझ बनाओ बेटा। नाउन पढ़ा, नाउन की प्रैक्टिस करनी है बुक से, प्रोनाउन पढ़ा, प्रोनाउन की प्रैक्टिस करनी है। कोई क्वेश्चन नहीं बने तब उसकी थियरी को आपको देखना है, वरना अपनी क्लास के अलावा कहीं दिमाग को नहीं लगाना। क्वेश्चन बनाते हैं भाई। नेहा है जितनी सुंदर उतनी सुंदर नीलम है, पॉजिटिव डिग्री अपनी जगह सही है, पॉजिटिव सेंटेंस में ऐसे सही है, सब्जेक्टिव के साथ इस सही है, सारा प्रोग्राम सेट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब सवाल नंबर 2 पे आ जाओ भाई। राखी सीम्स मोर एक्टिव एज हर सिस्टर इज। अब इस सवाल को दो तरह से ठीक कर सकते हैं हम, ठीक है ना। पहला तरीका, अगर मैं मोर एक्टिव को सही मान लूं तो इसकी वजह से इस एज को हटाकर मैं यहां देन कर सकता हूं। हाँ भाई, यस या नो बोल के बताओ फटाफट से, बताओ बताओ फटाफट से। हाँ भाई, वो छोटे मोटे बंदरों जल्दी से बताओ। मैं ये भी तो कह सकता हूं राखी प्रतीत होती है ज्यादा एक्टिव उसकी बहन से, तो कंपैरेटिव डिग्री के अनुसार भी मैं इसको लेकर जा सकता हूं। वरना दूसरा तरीका क्या है, यहां इस लिखे हुए सेंटेंस में यहां एस और ये हमने लिख दिया क्या चीज? पॉजिटिव डिग्री, और आगे लिख दिया एस, तो ये हो गया दूसरा तरीका। दोनों में बस इतना फर्क है, यहां राखी ज्यादा एक्टिव प्रतीत होती है उसकी बहन से, दूसरे हिसाब में कहेंगे तो राखी प्रतीत होती है जितनी एक्टिव उतनी ही उसकी बहन एक्टिव है। दोनों बिल्कुल बराबर है। इस सवाल को दो तरह से ठीक कर सकते हैं। ठीक है भाई, तीसरे सवाल पे आ जाओ। आपको ये सेंटेंस पॉजिटिव है, बस इसके लिए हमें यही ठीक करना होगा, ये पॉजिटिव डिग्री ठीक है और ये अपनी जगह बिल्कुल सही होगा। ठीक है जी, अगले सवाल पे आ जाओ। शी इज नॉट सो परफेक्ट देन मी। अब इस सवाल को कैसे ठीक करेंगे? अब आप मुझे एक बार ये सोच के बताओ, क्या मैं इस सो को हटाकर यहां मैं मोर लगा सकता हूं? मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, शी इज नॉट मोर परफेक्ट देन मी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? जल्दी बताओ, बताइए। तो अगर किसी बच्चे ने इस बात पर ध्यान दिया हो कि सर थोड़ी देर पहले तो आप हमें क्लासिफाइंग एडजेक्टिव के बारे में बता गए थे, हमें बस थोड़ा समय लगेगा, हमें बस थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इनको देखेंगे ना 2-3 बार हम याद कर लेंगे। सर ये क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स हैं, इनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं होता है, तो बेचारे पॉजिटिव डिग्री में ही यूज होते हैं। अब जब पॉजिटिव डिग्री में ये चुपचाप यूज हो रहे हैं तो फिर काहे परेशान कर रहे हैं सर जी? फिर काहे 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 परेशान कर रहे हैं सर जी? नहीं आएगा सर। नेगेटिव सेंटेंस में सो के साथ ये पॉजिटिव डिग्री और यहां हमें लिखना होगा एस। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन भी हम लोगों को सब्जेक्टिव केस के साथ ही करना होगा। गुरुजी कैसी बात कर दी, 1 सेकंड में उड़ा देंगे सवाल को हम। समझ रहे हैं? रिवीजन का बहुत बड़ा रोल होता है बेटा। डाउट नाम की चीज केवल तभी आपके दिमाग से उतरेगी, ये बेवजह का जो आपने अपने मन में बहम पाला है ना, डाउट होते हैं। इंग्लिश में डाउट केवल तब आ सकते हैं जब आप क्लास को ध्यान से नहीं पढ़ो। ठीक है भाई, बाकी तो देखो बच्चों चॉइस होती है। ठीक है ना। हनी इज इक्वली एज स्वीट एज जैगरी इज। ठीक है जी, गुड़ उतना ही मीठा होता है जितना शहद। तो आप कहेंगे सर जी यहां पर एज के साथ पॉजिटिव डिग्री एज है, इस इक्वली की हमें जरूरत नहीं, सुपरफ्लुअस हो गया सर। ठीक है भाई, करेक्ट हो गया। अब मैं आपको एक नए तरह का सवाल सिखा रहा हूं। सवाल नंबर 6 पर आ जाओ। सवाल नंबर 6 को ध्यान से देखना। इस सवाल में कुछ नई खूबसूरत कहानी आ जाएगी। देखो हमारे सामने सवाल लिखा है, ही इज, मैं पहले अंडरलाइन करता हूं, जितना मैंने आपके सामने अंडरलाइन किया है सवाल को केवल आपको उतना ही पढ़ना है। जितना अंडरलाइन किया है मैंने सेंटेंस को केवल आपको उतना ही पढ़ना है। मोहम्मद वकार भाई पढ़ाई पे ध्यान दे लो ना प्लीज। कह रहा आपकी शर्ट बहुत खूबसूरत लग रही है, पढ़ लो भाई, ये सवाल पेपर में, मेरी शर्ट सवाल पेपर में नहीं आएगा भाई, छोड़ दो बेटा इन आदतों को।
अब हमारे सामने इस लिखे हुए सवाल में वह है ज्यादा खुश किससे, नमन से। अपनी जगह बिल्कुल सही है सर, ये कंपैरेटिव डिग्री हमारे सामने हो गई है। कंपैरेटिव डिग्री के लिए देन कंजंक्शन हमने यूज कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर गुरुदेव आप अंडरलाइन हमसे ये करवा दो ना और आप ये कहो कि सर ही इज एज हैप्पी और आगे लिखा है नमन इज, तो हम गलती तुरंत पकड़ लेंगे इस सवाल की। भरत यादव बेटा पढ़ाई करो, कोई भी एडिशन आपके पास मेरी बुक का बस पढ़ लो, ठीक है दोस्त। अब आप कहोगे सर इस एज के साथ हम लोगों ने यहां पर पॉजिटिव डिग्री लिखी, लेकिन इस एज के साथ हमें एज भी तो चाहिए, तभी तो ये एज वाला पेयर पूरा होगा। इफ नॉट, इन दो अलग अलग डिग्रीज को अलग करता है। यानी कि आखिरी सेंटेंस में हमें क्या समझाया, आखिरी सेंटेंस में हमें एक छोटी सी बात ये समझाई मेरे बच्चे, क्या चीज, कि किसी एक ही लिखे हुए सेंटेंस में, अब ये ट्रिक मैं आपको यहां पर लिखकर दूंगा, ठीक भाई, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमें एक छोटी सी बात समझ में आई कि किसी भी एक लिखे हुए सेंटेंस में हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों साथ यूज कर सकते हैं। कैसे, यहां एज के साथ पॉजिटिव डिग्री लगाकर एज हम लिख देंगे, आगे कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम लोग देन लिखें या टू लिखें, वो हमारी आगे की कहानी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है भाई, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है भाई, ताकि ना। अब इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को अलग करने वाला कौन होगा, तो इन दोनों को अलग करने वाला कभी इफ नोट, कभी यहां पर और, ऐसे कुछ भी शब्द हमें देखने को मिल सकते हैं। समझ रहे, समझ भाई, ऐसे शब्द हमें देखने को मिल सकते हैं, समझिए भाई, ठीक है। ऐसे शब्द हमें कभी कभी देखने को मिलते हैं, इफ नॉट और, या कभी कभी एल्स, ठीक है जी। तो ये भी होगी हमारे सामने एक खूबसूरत सी बात। बाबू यहां तक की बात अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है भाई, चलो। अब ये सारे सेंटेंसेस समझ आ गए। ये कंफ्यूजन क्यों थी बेटा, कंफ्यूजन इसलिए थी कि हमें कंपैरिजन तो होता दिख रहा है पहले सेंटेंस में, हम नेहा का नीलम से कंपैरिजन कर रहे हैं, पर हकीकत में जितनी सुंदर नेहा उतनी ही सुंदर नीलम है। अब कंफ्यूजन किस बात की होगी कि कंपैरिजन हो भी रहा है और हकीकत में कंपैरिजन नहीं भी हो रहा है, ठीक है भाई। तो ये प्यारी सी खूबसूरत बात है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि इस कंपैरिजन के अगर थोड़ा सा गहराई से हम उतरें तो ये कंपैरिजन कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब थोड़े से सेंटेंसेस और लिख रहा हूं, थोड़ा और गहराई पर लेकर चलते हैं। अब ओमकार भाई कहेगा सर जी इतना गहरा मत पढ़ाया करो, लो लेवल का पढ़ा दिया करो, हम उसी में खुश हैं, है ना भाई। क्या करूं बेटा, मैं मजबूर हूं। अगर कट ऑफ आ रही होती ना जनरल कैटेगरी की 100 110, अगर कट ऑफ आ रही होती ना 100 110, तो मुझे दिक्कत नहीं थी। 100 110 के लिए बच्चे को कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है भाई। 100 110 के लिए तो यूट्यूब पर दुनिया भर के टीचर पढ़ा रहे हैं, सुबह शाम पढ़ा रहे हैं, फुर्सत ही नहीं उनके पास। वो तो सुबह उठते हैं, अरे चलो आज सिमोनी पढ़ा देते हैं, पढ़ा दिया सिमोनी, सोते हैं, अगले दिन सुबह अरे यार एमकेएस का पेपर आया है, चलो भाई एमकेएस का पढ़ाते हैं। वो बेहोश दुनिया की प्राणी है। ये एक डेडिकेटेड आपने बैच ज्वाइन किया बेटा, यहाँ डेडिकेटेडली आपको सिलेक्शन के लिए मेरे साथ चलना होगा हर रोज, ठीक है जी। बड़े ध्यान से समझना, ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। बेटा एक बार पढ़ लो, बस पढ़ के मुझे ये सब कह दीजिएगा। आर्यन मिश्रा बेटा कमेंट बाजी छोड़ दो ना प्लीज, क्यों नहीं समझ रहे मेरे भाई, क्यों नहीं ध्यान दे रहे भाई। देख रहे गुरुजी आपके पढ़ाई हुए नोट्स ही काफी हैं एग्जाम क्रैक करने के लिए, कुछ और भी हद कर दिया आपने तो। कहीं नहीं ध्यान दे रहे हो बेटा, ध्यान नहीं हुआ है तुम्हारा लगता है। अब इन सवालों को ध्यान से समझो भाई, थोड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे भाई। देखो मेरे बच्चों, पहला सवाल कहता है राज इज टॉल, राज है टॉल, ये राज की अपनी इंडिविजुअल क्वालिटी है, राज का किसी से कोई लेना देना नहीं, ये वाक्य अपनी जगह सही है, ठीक है। फिर आती है बाबू दूसरी बात हमारे सामने, दूसरी बात हमारे सामने क्या आती है भाई, मैंने कहा राज इज टॉलर देन मोनू, राज का तुलना हमने कंपैरेटिव डिग्री देन के साथ मोनू के साथ कहा। इस बात को अगर मैं समझने का काम करूं तो ये राज है, ये भाई मोनू है, ये राज है, ये मोनू है, राज की हाइट मोनू नाम के इंसान से बड़ी है। समझ में आ गया बेटा, है ना, ठीक है भाई, ओके फाइन। तीसरा सवाल है हमारे सामने, राज इज एज टॉल एज मोनू इज। अब इसका मतलब क्या हुआ, राज है जितना टॉल उतना ही मोनू, यानी कि जितनी हाइट भाई राज नाम के इंसान की है एग्जैक्टली उतनी ही हाइट किसकी है भाई, आप कहेंगे सर एग्जैक्टली उतनी ही हाइट मोनू की है, दोनों बराबर हैं, दोनों क्या है भाई, बराबर है, ठीक है भाई। अब बेटा एक बार सवाल नंबर 4 को 5 को और 6 को बड़े ध्यान से पढ़ना। आइए दोस्तों अब सवाल को ध्यान से देख लेंगे भाई। अब देखो इन तीनों सवाल को पढ़ने का आपको समय दिया है, क्यों समय दिया, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने का काम करेंगे भाई। एक छोटा सा गेम खेलता हूं आप लोगों के लिए, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। एक छोटा सा गेम खेलता हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा।
ये मैंने आप सभी के लिए भाई एक बॉक्स बना दिया भाई, आप सभी के लिए बॉक्स बना दिया है, सभी के लिए एक गेम हम खिला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है ना। अब दोस्तों इस गेम में क्या है, हमने ना 5 स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, जैसे मैंने 5 स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं ए बी सी डी ई, ठीक है भाई। जिनका नाम ए से है वो ए का नाम समझ लो, बी का नाम बी के, प्रिंस कुमार को क्लास से हटाइएगा सर। तो बेटा ये 5 हमारे सामने स्टूडेंट्स हैं भाई। अब ये 5 हमारे सामने स्टूडेंट्स हैं, हर एक के पास अपना फोन है, हर एक के पास अपना फोन है, ध्यान से देखना, हर एक के पास अपना फोन है। ए का फोन, बी का फोन, सी का फोन, अभी रंगों के नाम पूछूंगा बेटा, ध्यान से सोच के बताना, डी का फोन, और साहब ये हो गया हमारे पास ई का फोन, सभी का अपने पास फोन है, ठीक है। गेम खेलने के लिए तैयार है भाई, ठीक है। अब भाई अगर इन 5 बच्चों के साथ मिलकर हम गेम खेल रहे हैं, हमने गेम खेला कैसे भाई, हमने एक डिब्बा लिया और हमने इन 5 बच्चों को कहा बेटा एक काम करो, आप सारे के सारे बच्चे ना अपने मोबाइल फोन ना इस डिब्बे में छोड़ दो, ठीक है ना जी। अरे कहा गया भाई, ठीक है, अपने अपने सारे के सारे जो बच्चे ना भाई अपने अपने मोबाइल फोन इस डिब्बे में छोड़ दो, ठीक है, है ना। ओके भाई, हमने इन 5 बच्चों को कहा अपने अपने मोबाइल फोन इसमें छोड़ दो, और भाई मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो बी नाम का इंसान है, ये जो बी नाम का इंसान है, इसकी आंख पर हमने पट्टी बांध दी, इसकी आंख पर हमने पट्टी बांध दी, और हमने इसको कहा कि बेटा आप एक काम करो, इस डिब्बे में हाथ डालो और जो भी फोन आप निकालोगे इस डिब्बे में हाथ डालो आंख बंद करके, समझ रहे, इनमें से जो भी आप फोन निकालोगे वो फोन आपका, ठीक है। क्या ये गेम सही है, बताओ ध्यान से, क्या ये मतलब गेम सही है। मैं अगर इन 5 बच्चों के मोबाइल फोन इस डिब्बे में डाल के इस बी नाम के इंसान के आंख पे पट्टी बांधकर अगर मैं कहूं कि बेटा जो तुम इसमें से फोन निकाल दोगे ना वही फोन तुम्हें गिफ्ट मिलेगा, वो कहेगा बेवकूफ समझ रखा है क्या मुझे, ये इंसान कहेगा मुझे बेवकूफ समझ रखा है, मेरा फोन भी तुम इसमें डलवा रहे हो, अगर मेरा फोन भी तुम इसमें डलवा रहे हो और ये सोच रहे हो कि मुझे जो मेरा ही फोन अगर मैंने निकाल दिया तो काहे का प्राइस होगा, मेरे फोन को तो निकाल के अलग करो, बात समझे भाई। बी का कौन से रंग का फोन था भाई, बताना जरा, बी का कौन सा फोन था भाई बताओ, मुझे लगता है बी का जो फोन का रंग था वो पिंक था, ये था, या ग्रीन था, कौन सा था बी का कौन सा फोन था भाई, है, अरे कमेंट में जल्दी से बता दो यार, हम कंफ्यूज हो गया साला, बी का कौन सा फोन था भाई बताइए भाई, है दोस्त, पिंक कलर का था शायद, है ना भाई। तो भाई बी का फोन यही तो कहेगा बी कि सर जी मेरे फोन को अगर आप इस डिब्बे से बाहर अलग निकालो तभी तो ये बात मजेदार लगेगी, मैं इस डिब्बे में हाथ डालूंगा, मैं इस डिब्बे में हाथ डालूंगा और मैं फोन को निकालूंगा, वो फिर मुझे प्राइस मिलना चाहिए, यानी कि इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्या, एक्सक्लूड करना, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूड करना। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि अगर हम तुलना करने पर आए, अगर हम तुलना करने पर आए और सभी की चीजें एक जैसी हों तो उसमें से जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसको हमें बाहर निकालना होगा, उसको हमें बाहर निकालना होगा। अब इस सवाल नंबर 4 को ध्यान से समझिएगा भाई, सवाल नंबर 4 हमें कहता है, सवाल नंबर 4 हमें क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, सवाल नंबर 4 हमें ये कहता है, मान लीजिए एक क्लास हमारे सामने है, फिर से डिब्बा बनाना पड़ेगा, मान लीजिए एक क्लास हमारे सामने है और दोस्तों इस क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये क्लास हमारे सामने है, इस क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है भाई। अब मैं यहां पर किसी राज नाम के लड़के का कंपैरिजन कर रहा हूं किसी दूसरे लड़के से, तो सर यहां पर जितने भी बैठे हुए हैं भाई, जितने भी बैठे हुए हैं, मान लीजिए राज यहां पर बैठा हुआ है, अब राज का कंपैरिजन मैंने इससे किया, इससे किया, इससे किया, अब राज भी यहीं पर अगर बैठा तो राज का कंपैरिजन राज से भी हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, राज का कंपैरिजन राज से भी हो गया, यानी कि राज को तो कंपैरिजन से पहले बाहर करना होगा, यानी कि इस राज नाम के इंसान को मेरे दोस्त हमें यहां नहीं रखना, इस राज नाम के इंसान को हमें पहले ही बाहर निकालना होगा, तभी तो इसका एक एक करके सभी से तुलना हम कर सकते हैं, तभी तो ये बात प्रैक्टिकल है। इसका मतलब एक्सक्लूड करने का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक्सक्लूड करने का कॉन्सेप्ट ये कहता है जब हम किसी एक इंसान का कंपैरिजन उसी की कैटेगरी से कर रहे हैं, क्या बोले हम भैया, जब हम किसी एक इंसान का कंपैरिजन उसी की कैटेगरी से कर रहे हैं तो इसी के कॉन्सेप्ट को कैसे बताया जाएगा भाई, इसे कॉन्सेप्ट को ऐसे बताया जाएगा मेरे भाई, जब हम कंपैरिजन करते हैं, लो भाई कॉन्सेप्ट का नाम लिख देते हैं भैया, इसे हम कहते हैं कंपैरिजन विद सिमिलर कैटेगरी। जब हम सिमिलर कैटेगरी के साथ कंपैरिजन करें तो हमें सब्जेक्ट को एक्सक्लूड करना पड़ता है, मैंने क्या कहा, हमें सब्जेक्ट को एक्सक्लूड करना होता है, ठीक है ना। और इसी के उलट कर अगर हम चलने की कोशिश करें तो उलट कर चलने के लिए हमें डिसिमिलर कैटेगरी से मिलना होगा। अब डिसिमिलर कैटेगरी का मतलब क्या हुआ, जो सिमिलर नहीं है। देखो अब इसके अंदर मैं नियम को आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बेटा। मान लीजिए ये सेंटेंस हमारे सामने लिखा है, ये भी सेंटेंस हमारे सामने लिखा है। अब मेरे बच्चों कहानी क्या है ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए इसी लिखे हुए सब्जेक्ट की तुलना मैं इसी की सिमिलर कैटेगरी से कर रहा हूं तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमें देन लिखना होगा, ये तो बात अपनी समझ में आ गई, ठीक है। पहली बात, अब मैं इस सब्जेक्ट का तुलना इसी की कैटेगरी से कर रहा हूं, यानी कि इस जैसे किसी के साथ तुलना कर रहा हूं, हिंदी समझना, मैंने क्या कहा, इस जैसे किसी अन्य के साथ, ठीक है। तो हमें इस लिखे हुए सब्जेक्ट को हटाना होगा, बाहर निकालना होगा, और इस लिखे हुए सब्जेक्ट को एक्सक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां इसके साथ अदर लिखेंगे। अदर लिखने का क्या पर्पस होगा, आप कहेंगे सर अदर लिखने से हम एक्सक्लूड कर देंगे जो इसके जैसा कोई और ना हो, ठीक है ना, फाइन, ठीक है। और इस एनी अदर के बाद मेरे बेटे हम लिख देंगे क्या चीज, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कहोगे बात सर थोड़ी कम समझ पाई, बात अभी समझ में आएगी भाई। मैं आपके सामने उदाहरण लिख रहा हूं, ठीक है, मैंने आपके सामने लिखा, बड़े प्यार से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा द गंगा is holier than any river in India। बेटा इस सवाल में क्या गड़बड़ है बताओ, इस सवाल में भाई बताओ जरा क्या गड़बड़ है भाई, बताना पड़ेगा भाई, अब तो कोई नहीं बख्शेगा आपको, देखो अब थोड़ा सा बताना पड़ेगा भाई, अब कोई नहीं बख्शने वाला मेरे भाई, आपको बताना पड़ेगा भाई। शाबाश, तो कैसे बताएंगे भाई, आप बताने का काम करेंगे। सर जी देखो अब सवाल पढ़ने का तरीका हमें पता चल गया है, गंगा अपने आप में नदी है, यहां पर भी रिवर लिखा है, दोनों एक समान कैटेगरी से हैं, तो हमने सभी नदियों की कैटेगरी से गंगा मां को अलग करना होगा, इसलिए इस एनी के साथ यहां अदर लिखना होगा। इसकी हिंदी क्या होगी, गंगा है ज्यादा पवित्र किसी अन्य नदी से भारत में, ठीक है भाई, समझ आ गई बात भाई।
ठीक है दोस्त, अरे हाँ ना। अब अगर डिसिमिलर कैटेगरी परिवार का सदस्य आ जाए, यानी कि दोनों की कैटेगरी अलग अलग है, फिर आपको सर अदर लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम किसी सब्जेक्ट के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगाकर देन लिख रहे हैं तो गुरुजी हम एनी लिखेंगे, और जब पहले ये दोनों अलग कैटेगरी के हैं तो मेरे गुरुजी ये पहले से ही एक्सक्लूडेड है, तब ऐसे मामले में हमें अदर लिखने की जरूरत ही नहीं है। अदर अपने आप में जरूरत ही नहीं मानता है किसी भी तरीके से, बात ही खत्म होगी साहब। इसके बाद हम सीधा लिख देंगे क्या चीज, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सेंटेंस खत्म हो गया भाई। अब ऊपर वाले सेंटेंस को ही मैं फिर से आपके सामने लिखता हूं। मैंने आपके सामने लिखा द गंगा इज होलियर देन एनी अदर मेटल इन इंडिया। अब बताओ भाई, सवाल को ध्यान से पढ़ के पढ़ना पड़ेगा भाई, नहीं पढ़ोगे मजा नहीं आएगा बेटा। और सिलेक्शन तो फिर भूल ही जाओ भाई, सिलेक्शन केवल तभी मिलता है जब गहराई से चीजों को समझोगे। हमेशा एक बात याद रखना बेटा, कट ऑफ ऊंची जा रही है, कारण क्या है, पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है ना जी, टाइम पास की हरकतें चल रही हैं भाई, सब सोच रहे हैं ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर से कुछ गणित वाले ऐसे बकवास करने वाले टीचर्स हैं जो कहते हैं इंग्लिश का कोई लेवल ही नहीं है, एक क्वेश्चन फेंक के मारो बेहोश हो जाएंगे। समझे भाई। अब आप इस सवाल को जब पढ़ेंगे मेरे छोटे बच्चों, क्या कहोगे, सर गंगा अपने आप में नदी है, यहां पर आपने मेटल कहा है, मेटल का मतलब कोई धातु, तो सर दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो किसी भी धातु की बात करोगे ना, अदर क्यों लिखोगे यहां पर भाई। अच्छे से समझ आ गई मेरे बच्चों आप लोगों को कोई बात? अगर ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। तीनों क्वेश्चन के आंसर्स बना के दिखाओ फटाफट से, चलो मेहनत करके दिखाओ भाई। मेरे साथ आंसर्स वेरीफाई करेंगे भाई, ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों। यहाँ कहा है राज इज टॉलर देन एनी बॉय इन द क्लास, सर राज भी लड़का, यहाँ पर भी बॉय लड़का, बस इतना से ही देखना है, खत्म होगी बातचीत। सर राज इज टॉलर देन एनी स्टूडेंट, सर राज भी स्टूडेंट हो सकता है, स्टूडेंट स्टूडेंट है ही, तो अदर हमें एक्सक्लूड करना होगा। इस अदर से हमने राज को कंपैरिजन से बाहर कर दिया, राज को चॉइस से बाहर कर दिया। राज इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, आपको सर राज और लड़की अलग अलग प्राणी है तो अदर लिखने की जरूरत नहीं, डिसिमिलर कैटेगरी आ गई, खत्म हो गया। अगला सवाल हमारे सामने कहता है गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल, सर गोल्ड भी मेटल है, मेटल तो मेटल है ही, सर सिमिलर कैटेगरी आ गया, हमें यहाँ अदर लिखना होगा, ठीक है ना जी। इस अदर के जरिए हमने इस गोल्ड को कंपैरिजन से बाहर कर दिया, बन गया भाई अच्छे से। ए छोटे बाबू, ए लाला, ए राजा जी, अच्छे से समझ आ गया तनिक, ठीक है। तो मेरे बच्चों एक काम करना, यहां तक की बातों को पहले अच्छे से पढ़कर आना, दो तीन बातें और बची हैं, उसके बाद हमारा एब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाएगा। दो तीन बातें और हैं भाई, थोड़ा सा आप पढ़कर आएंगे ना, ठीक है। दो तीन बातें और हैं भाई, और देखो ये बेटा रिवीजन मांगने वाले टॉपिक है, इन पर बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। और ओमकार मेरा भाई नाराज हो गया, कह रहा है कि सर आप बहुत हाई लेवल पढ़ा रहे हो, थोड़ा लो लेवल पढ़ाओ। तो मेरे बेटे सिलेक्शन के लिए आप सीरियस है नहीं है, पर मैं बहुत सीरियस हूँ, मेरा पूरा डेडिकेशन है आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है भाई। और लाखों स्टूडेंट्स की इस भीड़ से डरना नहीं है, सिलेक्शन ले जाना है बस, ठीक है भाई। दो चार बार पढ़ने की जरूरत है, दो चार बार नोट्स को रिवाइज करने की जरूरत है, इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं है साहब, क्योंकि क्लास में जादू ही ऐसा होता है भाई, हमारा तो सत्संग ऐसा होता है कि ध्यान से सुन लिया तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं आपके समय पर, ओके। टेंशन किसी भी बच्चे को नहीं लेनी है, ओके छुटकू भाई। चलो जी, बाय एवरीवन, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, खुश रहिएगा और आबाद रहिएगा। अगली क्लास में दो तीन बातें और करनी है इनकी, हम फिर आपके साथ मिलकर एडजेक्टिव्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है दोस्त। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।